नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और जो शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है वो 60% से ऊपर है। मैं आपको दिखा दूं 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, एक स्क्रीनशॉट बस दिखा दीजिए, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है वो दिखा दीजिए। बिहार में 121 सीटों पर वोटिंग खत्म। पहले चरण में 60.25% हुआ मतदान। ये 5 बजे तक का है। 5 बजे के बाद 8% इलेक्शन कमीशन के जो है फाइनल पोलिंग परसेंटेज में 8% की बढ़ोतरी होती रही है। 60% का मतदान, हालांकि भास्कर ने 62% रिपोर्ट किया है। फाइनल ये 65% तक जा सकता है सामान्य तौर पर, जो जितना मतलब डिफरेंस आता है। और ज्ञानेश कुमार स्टाइल हुआ तो हो सकता है ये 68%, 70% भी चला जाए। पिछली बार कुल मतदान बिहार में 57% हुआ था, यानी मतदान में बम्पर बढ़ोतरी दिख रही है बिहार के पर्सपेक्टिव में। अन्य राज्यों से तुलना मत करिए, कई राज्यों में 75%, 76, 78% भी मतदान होता है। लेकिन ये बढ़ा हुआ मतदान क्या कहता है, 121 सीटों का रुझान क्या है, और खासकर हॉट सीट मोकामा, कुचायकोट, एकमा, दानापुर, रघुनाथपुर, माझी, राघोपुर, छपरा, महुआ, अलीनगर, तारापुर, लखीसराय और सिवान सदर। ये सारी सीटें जो जितनी मैंने अभी गिनती की, 121 सीटों में ये हॉट सीटें हैं जिस पर सबकी नजर है। और मोकामा पर तो वाकई सबकी, मोकामा पर तो बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर की भी नजर है, क्योंकि अब अनंत सिंह की चर्चा होने लगी है देश में कि अनंत सिंह वो जीतेंगे कि हारेंगे। अब ये रुझान क्या आए हैं, रुझान में देखिए हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें। आज पहले दौर का भी मतदान खत्म हुआ है, दूसरे दौर का 11 को खत्म होगा, तब हम स्पष्ट रूप से कहां कौन हार रहा है, जीत रहा है, जैसा कुछ बताने की स्थिति में होंगे। आज हम जो भी कायदा कानून उसके हद में हम रहते हैं, तो आज जीत हार तो नहीं बताएंगे, लेकिन रुझान, मतदाता, जातीय समीकरण, पोलिंग कैसी हुई, वो पोलिंग क्या इशारा करती है जनता समझ जाएगी। रुझान जनता समझ जाएगी अपने आप। लेकिन रुझान क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो पत्रकारों के ही जुबानी, पत्रकारों के साथ ही हम चर्चा करेंगे। भाऊ साथ रहेंगे। साथ ही बिहार की पत्रकारिता 2 दशक से लगातार करने वाले मनीष हमारे साथ हैं। मनीष ने एक एक सीट पर पूरे दिन वर्कआउट किया है लगातार, अलग अलग, क्योंकि बिहार की पत्रकारिता किए, तमाम बिहार के पूरे हर जिले के रिपोर्टर्स को हैंडल करते रहे, तो अलग अलग जिलों में उनके अपने सहयोगी साथी हैं। उन सबसे बातचीत करके मनीष ने अलग अलग सीटों का क्या ब्यौरा इकट्ठा किया है वो हम आपको सुनवाएंगे। भाव उस पर फाइनल टिप्पणियां करेंगे। बस शुरू करते हैं सिलसिला, क्योंकि सीटें काफी हैं। 121 आज तो नहीं गिन पाएंगे, कल कोशिश करेंगे। आज 121 में हॉट सीटों पर आते हैं और सबसे पहले मोकामा सीट पर चलेंगे, जहां सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और अनंत सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि इसमें जन सुराज के भी जो है प्रियदर्शी, पीयूष प्रियदर्शी, वो भी एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के समर्थन में थे दुलाल चंद यादव, जिनकी हत्या के आरोप में जेल में गए हैं, बेउर जेल में अनंत सिंह पहुंच चुके हैं। मैं सीधा मनीष के पास चलूंगा। मनीष के पास अभी भी हालांकि अपडेट्स आ रहे हैं, वो फोन फील्ड से आ रहे हैं, लेकिन जो सीटें मैंने गिनाई है उसके अलावा भी कुछ सीटों का है, मुझे दरभंगा वगैरह के कुछ सीटों का है उनके पास डिटेल, वो भी वो बताएंगे अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो उन्होंने कहा। सीधा चलते हैं मनीष के पास। मनीष, मोकामा से शुरू करिए जरा। मोकामा का क्या हाल है? मोकामा, कुचायकोट, एकमा, आप 3 सीट एक साथ करिए, 3-3 सीट पर चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। आशीष, मोकामा की लड़ाई जैसा कि अब तक देखने को पिछले कम से कम 25 साल में वो जो लड़ाई देखने को नहीं मिली थी, वो लड़ाई इस बार देखने को मिली है। और मोकामा बिहार चुनाव में सबसे चर्चित विधानसभा सीट लड़ा है उसमें। और जो टकराव जो चुनाव वोटिंग से पहले देखने को मिला, लगभग उसी तरह की स्थिति वहां बनी हुई है। और कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तो
उसमें कोई हम इससे इनकार नहीं किया उसका, क्योंकि उस बार उलटफेर होने की संभावनाएं, कई संभावनाएं, जैसे वहां पर प्रशांत किशोर के पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी का आना, जो घटना हुई दुलाल चंद यादव वाली घटना हुई, और एक अलग तरीके का वहां पर इस बार चुनाव में देखने लगा, खासतौर पे जो भूमिहार जाति के वोटर हैं वो उस तरीके से एग्रेसिव होकर नहीं निकले जो कि आमतौर पे निकलते हैं, क्योंकि ये भूमिहार की ही सीट रही है, भूमिहार जाति के ही विधायक यहाँ से चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस बार उस तरीके से भूमिहार जाति का वोटर नहीं निकलना, ये बताता है कि यहाँ एक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। और जो मोकामा टाल का इलाका है वहां पर पीयूष प्रियदर्शी ने पूरी तरीके से एनडीए का खेला बिगाड़ा है, इसकी पूरी संभावना है, जिसकी पहले भी संभावना, जो टसल हुई, जो गोली चली, जो या वहां पर जो हत्या हुई, उसके पीछे वही मोकामा टाल में जो धानुक जाति के आने वाले पीयूष प्रियदर्शी है, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि अनंत सिंह की स्थिति पहले के मामले, क्योंकि अनंत सिंह तो 1 लाख से चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, पिछली बार भी, पिछले 2 चुनाव से उनके जीत का अंतर कम हो रहा था, भले वो आरजेडी से चुनाव लड़े या जेडीयू से लड़े या निर्दलीय रहकर भी जीते, लेकिन इस बार 2 बाहुबलियों के मुकाबले में मोकामा की लड़ाई बहुत रोचक हो गई है। और उसमें जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत बताते हैं कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आखिरकार 11 तारीख 14 तारीख को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन कोई अभी आशीष बात हो रही थी तो अलग अलग जगह पे बात हो रही थी, तो कई जगह मुझे बातचीत के दौरान मुझे ये लगा, जो आप हमेशा सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में अगर निष्पक्ष तरीके से, पूरी तरीके से हो जाए, क्योंकि कई जगह प्रशासन का बहुत दबाव दिख रहा है या देखने को मिल रहा है। अब वो दबाव कहाँ काम कर रहा है, या किसी को से छुपाने और कहने की बात नहीं है कि वो प्रशासन का दबाव कहाँ और किधर दिख रहा है। लखीसराय में जो घटना हुई आशीष, वो बताता है कि दबाव कहाँ है, किधर है और किस तरफ है, क्योंकि इस पहले चरण में आशीष 1-2 बड़े उलटफेर के संकेत तो मुझे जरूर मिल रहे हैं कि 1-2 बड़े उलटफेर हो सकते हैं। हालांकि 14 तारीख का परिणाम है, अब प्रशासन का जो दबाव है वो दबाव कितना काम कर पाता है, प्रशासन कितने हद तक दबाव दे पाती है, सामने वाला उस दबाव को कितना झेल पाता है, दोनों तरह की स्थिति है। और कुचाई कोट की आशीष बात करें तो वहां पर एक और बाहुबली है, वहां पर अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे, जहां पर उनको लोग कहते हैं, और पिछले 3 चुनाव से उनकी मतलब अगर कहे तो उनको उस तरीके का टक्कर नहीं मिला है। और जो इस बार हालांकि धन बल के मजबूत आदमी को कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार बनाया था, जो कि धन बल से मजबूत है, लेकिन वहां उस तरीके के टक्कर दे पाने में, मुझे जो जानकारी है वो उस तरीके का टक्कर देने में असमर्थ रहे, उस तरीके का टक्कर नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा बदलाव, कुचाई कोट में मुझे बहुत ज्यादा बदलाव होता हुआ अभी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार नहीं लग रहा। वो कुछ ऐसी सीटें होती है किसी भी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए या महागठबंधन के लिए, जो बहुत इजी होता है, या जहां पर उस लड़ाई को पैदा करना, जो लड़ाई हमें मोकामा में, क्योंकि मोकामा की सीट भी आसान मानी जाती थी, अनंत सिंह वहां होते थे तो वहां को एक तरीके से वन साइडेड एक तरीके से चुनाव होता, लेकिन कुचाई कोट में उस तरीके का संघर्ष नहीं देखने को मिला है। अब देखिए इसका क्या होता है, लेकिन मोकामा में जिस तरीके का संघर्ष हुआ है वो मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में मोकामा और लखीसराय 2 बड़े उलटफेर के संकेत हैं, और वहां पर बहुत अच्छी लड़ाई, बहुत अच्छी फाइट हुई है। और वहां पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके बीच जिस तरीके का हमने फ्रस्ट्रेशन देखा है वो बताता है कि किस तरीके का उनके अंदर दबाव है सीट को बचाने को लेकर। लखीसराय भाऊ वो सीट है जो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वाली, वही है। और मोकामा अनंत सिंह, मोकामा की एक अपडेट और मैं बता करके 2 सीट पर आपके कमेंट लूंगा। मोकामा में जो टाल क्षेत्र है, जो टाल जिस क्षेत्र से दुलाल चंद यादव थे, जिस क्षेत्र के सबसे बड़े, सबसे कद्दावर, सबसे बड़ा नाम, उस क्षेत्र में, ये मीडिया रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, उस क्षेत्र में बीजेपी और जेडीयू को बूथ पर एजेंट नहीं मिला रखने के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है। बूथ पर एजेंट नहीं मिलना भाजपा और जेडीयू को सत्ता में होने के बावजूद, सारी ताकत लगाने के बावजूद, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये 2 सीटें, एक डिप्टी सीएम और एक छोटे सरकार। भाऊ
हाँ, नहीं देखिए, डिप्टी सीएम की तो काफ़ी दिनों से हमारी चर्चा हो रही थी कि वो बिल्कुल बहुत ही वीक विकेट पे थे और अनंत सिंह का मामला जिस हिसाब से लीपापोती करने का प्रयास किया, पहले ये बोला गया कि यादव जो था वो गैंगस्टर था और वो हिस्ट्री शीटर था, जिसको मारा गया। उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद फिर लल्लन सिंह का जो आना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लल्लन सिंह किसके लिए काम कर रहे थे। लल्लन सिंह आनंद सिंह को निपटाने के लिए आए थे कि आनंद सिंह को मदद करने आए थे? क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से डायलॉग बाजी की, फिर उनके खिलाफ एक डायलॉग वो हुआ और जो जिसकी हत्या हुई उसका एक वजूद है, वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता था। जो आप बोल रहे हैं कि उनके यहाँ बूथ में लोग नहीं मिले, ये बताता है कि उसकी लोकप्रियता कितनी थी। आप कुछ भी कहें पुलिस विज्ञप्ति में कि आप ये वो था, लेकिन जो जनता के ऊपर जो अपना राज करता है या दिलों पे रो राज राज करता है, हो सकता है छोटा पॉकेट हो सकता है बहुत बड़ा नेता नहीं हो सकता है कि एक तहसील तक ही सीमित हो, लेकिन उसने अपनी पकड़ रखी थी और उसका लोगों की वहाँ मुझे लगता है बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को लोग नहीं मिलने बूथ पे, ये श्रद्धांजलि है, वहाँ की जनता की उन लोगों के लिए, कि आपने हमारे नेता की हत्या की है, ये हमारी श्रद्धांजलि है, आदरांजलि है। बाकी कई जगह पे हमने ये देखा कि चुनाव आयोग ने अपना पूरा खेल करने का पूरा प्रयास किया। पुलिस प्रशासन उसी तरह से लगा रहा। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि ये जो बाकी राज्यों में जो खेल हुए, वो कुछ हद तक बिहार में नहीं हो पाए। ये तो मुझे लगता है मनीष जी बता पाएँगे कि मतदाताओं को पहुँचने न देना, मतदाताओं को धमकाना, अपने ही लोगों से मतदान करवाना। जैसे एक क्लिप आई थी कि जिसमें 3 लोग आए, बेचारे गरीब थे, वो मुस्लिम थे, उनके मतदान कोई डाल के चला गया। ये सबको मालूम था ये मुस्लिम किसको वोट करेंगे। फिर वो जब गए वोट करने तो उनको बोला आपका वोट ही नहीं है। फिर ये जब नेशनल लेवल पे बहुत वायरल हुआ, तो फिर उसके बाद उनको बुला के वोट करवा दिया गया। अब ये नहीं समझ में आता कि किसके नाम से बेचारों का वोट गया है और उनको फिर इंक-विंक दिखा के वो बच्चा बता रहा था। उसके बाद वो वोट मतलब नाव से करीब-करीब पूरे गाँव को ही वंचित रखा कि आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे क्योंकि सारी वोट कब्ज़े में कर ली। जब लोगों ने बहुत बड़ा आक्रोश किया, लोग रास्ते पे उतर आए, हमारा मताधिकार है और जब फिर नेशनल लेवल पे इसका कॉग्निजेंस हुआ तो फिर एकदम सरकार मतलब कलेक्टर का पटना कलेक्टर का ट्वीट आता है कि भैया बहुत ही सुचारू रूप से बिल्कुल काम हो रहा है। ये सुचारू और शांति, ये 2 शब्द जो है इसकी परिभाषा ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर से मुझे लगता है द लिट देनी चाहिए उनको, द लिटरेचर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर के लिए। ये नए शब्दों की नई परिभाषा गाढ़ी है उन्होंने। बाकी कई जगह पे ऐसा होगा कि जहाँ नंगा नाच चला होगा प्रशासन का, चुनाव आयोग का, लेकिन उसको या तो रिपोर्ट नहीं हो पाया या उसको नोटिस नहीं किया गया। तो वो उसको कितना न्याय मिला, क्या मिला, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही समझ में आता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल सोच के साथ बोल रहा हूँ। यदि इतना कुछ होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी आती है, इतना कुछ होने के महागठबंधन। बावजूद महागठबंधन यदि आता है, महाविकास वो क्या अभी महाराष्ट्र का कर रहा था ना, तो अलग-अलग जगह पे कहीं महाविकास आघाड़ी, कहीं महागठबंधन। तो महागठबंधन यदि आता है, तो आज समझ सकते हैं आशीष कि लोगों का रुझान कितना स्ट्रॉन्ग सरकार के खिलाफ था, कि इतने सारे आपने रास्ते रोकने के बाद भी यदि वो सत्ता में आते हैं, तो फिर आप देखिए क्या क्या लोगों के एंटी इनकम्बेंसी का कितना बड़ा फैक्टर होगा। यदि उप मुख्यमंत्री को गांव से भगाया जाता है कि आपने रोड नहीं बनाई, किस मुंह से वोट मांगने आए, तो ये उस बिहार की मतलब ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी जी ने जहां से बिहार में क्रांति शुरू की वो बिहार है कि नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी का वो बिहार है कि नहीं है। एक अत्याचार के खिलाफ इंदिरा जी ने फिर आवाज उठा के अपने आप का पुनर्वसन करवाया, वो बिहार है कि नहीं है। लेकिन आज लगा कि नहीं, वो बिहार में डीएनए अभी भी है। बिहार सुनता नहीं है, बिहार सहन नहीं करता है, बिहार रिएक्ट करता है। कम से कम ऐसा तो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है, मनीष ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएँगे क्योंकि चार मनीष सीट फील्ड में थे। 4 सीट मनीष के पास। मनीष, तारापुर, राघोपुर, महुआ और अलीनगर। तारापुर, राघोपुर, महुआ, अलीनगर, चारों बताइए फटाफट, क्या मतदाताओं का रुझान रहा, कैसा मतदान? आशीष, जो हम पहले कर रहे थे कि प्रशासन का बहुत दबाव है और प्रशासन कितना निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, तो सम्राट चौधरी की जहां तक बात रही तारापुर, क्योंकि सम्राट चौधरी का
के बारे में आपको एक जानकारी हमारे दर्शकों को है या नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन तारापुर ऐसी सीट थी जहां सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फंसे हुए थे। तो पहले आपने देखा होगा कैसे एक निषाद जाति के नेता को जो है मुंगेर में उसको जनसुराज से बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा के एक मुकेश सहनी की पार्टी के नेता के पास सम्राट चौधरी का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप मुकेश सहनी को कहिए रोड शो वो तारापुर में नहीं करे, अगर वो तारापुर में रोड शो करेंगे तो हमारी सीट फंस सकती है। उसके बाद उस नेता ने मुकेश सहनी को फोन किया और उसके बाद मुकेश सहनी को मना किया, मुकेश सहनी ने रोड शो नहीं किया। मुकेश सहनी की विश्वसनीयता पर आशीष में मुझे अभी भी संदेह है, अभी भी वाकई में कहता हूं मैं, अभी भी मुकेश सहनी चुनाव के बाद क्या करेंगे वो मैं अभी नहीं कह सकता। उनका जो राजनीतिक कैरेक्टर रहा है वो भी आप देख ही चुके हैं कि हालांकि किसी का भी कोई कैरेक्टर नहीं है, सब अदला बदली, सब लोग पाला तो हर कोई बदलता है, पलटी तो हर कोई मार रहा है, लेकिन मुकेश सहनी का दूसरे कैरेक्टर है। लेकिन जो मुकेश सहनी के साथ जो महागठबंधन बना है उसका फायदा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सीटों पर जरूर मिला है। सहनी वोट जो कि निषाद जाति का वोट, ये जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, खासतौर पे जेडीयू के कोर वोटर माने जाते हैं, उसमें सेंधमारी मुकेश सहनी ने की है, जो कि इससे पहले चुनाव में नहीं हुई थी उस तरीके से। हालांकि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी अलग हो गए थे, लेकिन जब लोकसभा, आपको याद करिए कि जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था तो मुकेश सहनी अपनी जाति के वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाए थे महागठबंधन को। लेकिन इस बार ऐसी मतलब सूचना कम से कम इस फेज में कि ये चीज ये डिलीवर हुआ है, कितना हुआ है ये हम नहीं कर सकते। इसमें मुझे लगता है मनीष, उनका उप मुख्यमंत्री घोषित करना तो एक कम्युनिटी को फीलिंग होती है कि हमको उप मुख्यमंत्री मिल रहा है, इसलिए कम्युनिटी जी जान लगा के जिताने का प्रयास करती है। क्योंकि इस बार यदि आपको जेडीयू के भी नेताओं को जिताना होगा तो आप इसलिए नहीं जिता रहे हो कि आप जेडीयू के नेताओं को मत दे रहे हो, आप मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू को या कांग्रेस को मतदान आरजेडी को या आरजेडी या कांग्रेस को मतदान आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुकेश सहनी को आपको उप मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो दांव चला इससे कहीं ना कहीं लगता है मुझे नीचे वोट ट्रांसफर होगा। वो वोट ट्रांसफर आरजेडी और कांग्रेस का भी हो सकता है, आपस में आरजेडी और मुकेश का भी हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक भी सोचेगा कि हम कोई कोताही नहीं करें, भले ही कांग्रेस का उम्मीदवार को हम पसंद नहीं करते लेकिन जितवाना जरूरी है क्योंकि हमें हमारे नेता को मुख्यमंत्री देखना है। तो ये कार्यकर्ताओं की फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उतरती हुई दिखाई देती है क्या आपको? हाँ, वो चीज हुआ है, लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि डिप्टी सीएम है और उनके पिता हम कह सकते हैं कि बड़े नेता रहे, वो खुद भी अब डिप्टी सीएम है तो कह ही सकते हैं कि बड़े नेता है। हालांकि जब तक डिप्टी सीएम नहीं बने थे तब तक ऐसा नहीं लगता था कि इतने बड़े नेता है। लेकिन एक छवि की बात अगर आशीष, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी चूंकि दोनों डिप्टी सीएम है और दोनों डिप्टी सीएम के छवि की अगर हम बात करें जो स्थानीय छवि, तो स्थानीय छवि में सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के मुकाबले बेहतर उनकी छवि रही है अपने मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र में। उसका हो सकता है कि सम्राट चौधरी को फायदा हुआ, कुछ जो जनसुराज में तोड़फोड़ की गई उसका कुछ कहीं ना कहीं फायदा हुआ। तो हम उस सीट को अभी भी मान के चल रहे हैं कि वहां सम्राट चौधरी थोड़ा सा कंफर्टेबल, जो शुरुआत में जरूर उनको मुश्किलें आई थी, ऐसा लग रहा था, ऐसे मैसेज भी मिल रहे थे अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो सम्राट चौधरी को मुकेश सहनी का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन खैर मुझे लगता है मनीष, जो आपने अभी कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद हमको लगा कि वो बड़ा नेता है, लेकिन जब मैं दिल्ली में बैठ के जब पूरे देश को देखता हूं तो 2014 के बाद भाजपा यदि किसी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाता है तो आम आदमी में यही मैसेज जाता है कि ये एक बिल्कुल गुड़ का गणपति है, इसको कोई मक्खी नाक पे उठानी नहीं आती, ये मोस्ट एवरेज आदमी है, इसका कोई अपना वजूद नहीं है इसलिए इसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसका वजूद नहीं है इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप देखिए छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा तक, आप यदि आसाम और उत्तर प्रदेश छोड़ दे तो बाकी सब जगह जो है वो गौरी गणेश बैठे हुए हैं और कोई नहीं, बस नाम के लिए, अधिकार कुछ नहीं है उनके। हालांकि सम्राट चौधरी का आक्रामकता उनका एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि थोड़े आक्रामक है सिन्हा से, तो आक्रामक आदमी जनरली युवाओं के बीच में थोड़ा लोकप्रिय होता है, अपने मतदाताओं के बीच में लोकप्रिय होता है।
लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई, कम से कम मोदी और शाह के होते हुए किसी को मुख्यमंत्री मिले या उप मुख्यमंत्री मिले तो लोग हंसते कि बताओ, एक आदमी हमको मिला, अभी बिहार का ही एक नेता था कि बहुत बीजेपी में साइड बिल्कुल साइलेंट था। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ही क्या बात होगी, आप इतने अच्छे नेता थे, आप एकदम ही चुप है। बोले मुख्यमंत्री के दावेदार है ना, इसलिए चुप होके एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ता है। बोले ये मोदी जी की बीजेपी है, यहाँ ज्यादा बोलोगे, ज्यादा अपने आप को बड़े नेता बताओगे तो आपको मंत्री पद भी हासिल नहीं होगा, कहीं बैठना पड़ेगा पीछे विधायकों के साथ। उसके नहीं, बाद मतलब आशीष तारापुर, कुल अली मिला ने के तारापुर में टफ फाइट में आखिरी समय में मुकेश सहनी के एहसान से कुछ हो सकता है, यही है। हाँ तारापुर के बाद राघोपुर, महुआ, अलीनगर। राघोपुर में आशीष शुरुआत में ये लग रहा था जैसे वहां तेज प्रताप ने भी अपने उम्मीदवार दिए थे, तेजस्वी भी उतना वक्त नहीं दे पाए क्योंकि तेजस्वी पूरे बिहार में 243 सीट पर प्रचार कर रहे हैं और उनके कंधों पर मतलब 243 सीटों की जिम्मेदारी है, तो वो वक्त नहीं दे पाए। यही वजह रही कि राबड़ी देवी और अन्य लोगों को भी चुनाव पर, उनके परिवार के लोगों को चुनाव पर मैदान में उतरना पड़ा। तो शुरुआत में ये लग रहा था, तेज प्रताप ने भी अपने कैंडिडेट वहां, तो वहां लगा कि तेजस्वी के लिए थोड़ी सी रात मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्योंकि पब्लिक के बीच में एक मैसेज है कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री, जो पिछली बार जो मैसेज था कि भाई हमारा तो विधायक मुख्यमंत्री बनना, मुझे लगता है कि वही फैक्टर फिर इस बार भी राघोपुर में काम कर गया है और उसका फायदा होता हुआ ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को फिर हुआ है। महुआ की बात करेंगे आशीष, तो हम महुआ की हम कहेंगे अगर मोकामा ना होता तो महुआ सबसे चर्चित सीट होती, जहां पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेज प्रताप यादव जो है उस तरीके से फाइट दे पाएंगे, क्योंकि हमें भी लगता था कई बार कि लालू परिवार से अलग, मतलब आरजेडी के सिंबल से अलग कोई क्या कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। वहां तेज प्रताप यादव ने बहुत अच्छी फाइट या बहुत अच्छे तरीके से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उसका हमें लगता है कि सीधा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा। जो मुकेश रोशन जो वर्तमान में विधायक है वहां के और जो उम्मीदवार भी थे उनको उठाना पड़ेगा। तो तेज प्रताप कुछ मतलब उनको मान के चलिए जो महागठबंधन और एनडीए से अलग जो कुछ सीटें आ सकती है उसमें से हम एक सीट तेज प्रताप की सीट को भी हम अपने में जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ जो कि समझ दिख रहा है तो उसमें एक सीट अन्य में हम एक सीट उसको भी जोड़ सकते हैं। तेजस्वी को अगर मान के चलिए सरकार बनाने में अगर एक सीट कम हो गई तो हो सकता है कि तेज प्रताप जीत जाए तो उनको सहारा लेना पड़े अपने बड़े भाई का। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, या बीजेपी को एनडीए को कम हो जाए तो तेज प्रताप कर सकते हैं। नहीं, आज राबड़ी देवी ने सुबह सुबह दोनों बेटों को, सवाल में सीधा सीधा दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया है। खैर अलीनगर पे आइए, अलीनगर भी बड़ी हॉट सीट है। हाँ, अलीनगर बड़ी हॉट सीट है और वहां पर मैथिली ठाकुर का शुरू से विरोध हो रहा था, आपने भी दिखाया और कई लोग जाने के पहले बेनीपट्टी फिर अलीनगर। अलीनगर में जो आरजेडी ने जो चाल चली आशीष, उसका फायदा हुआ है, मुझे लगता है कि वहां आरजेडी को हुआ है। आरजेडी ने एक ब्राह्मण समाज के ही आदमी को टिकट दिया वहां पर अलीनगर, जो अलीनगर जहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव जीतते रहे, उसके बाद मिश्री लाल यादव पिछली बार वीआईपी के टिकट से यानी एनडीए से चुनाव जीते। तो यहाँ आरजेडी ने जो टिकट दिया ब्राह्मण समाज का, उसने ब्राह्मण समाज में थोड़ी बहुत सेंधमारी की है। दूसरी बात जो मैथिली ठाकुर को लेकर हम नहीं कहेंगे, मैथिली ठाकुर का तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उसको मतलब लोगों ने सहारा भी, खासतौर पे महिलाओं का आशीर्वाद उनको बहुत ज्यादा मिला, ऐसा लगता है। वोटर भी उस तरीके से निकले। उनके पिता की छवि को जो लेकर मामला उठ रहा था और लग रहा था कि वो सीट जो है उनके पिता की वजह से लूज हो सकती है, तो उनके पिता को भी चुनाव से दूर रखा गया। चुनाव कैंपेन से उनके पिता, मैथिली ठाकुर के पिता बिल्कुल दूर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरजेडी ने जो ब्राह्मण कैंडिडेट दिया वो दाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम आया आशीष, और उसका फर्क अलीनगर ही नहीं और जो दरभंगा शहर में भी आशीष देखने को मिला, जहां पर मुकेश, क्योंकि आमतौर पर जो शहरी सीट है उसको हमने देखा है कि आरजेडी शहरी सीट को जो है वो लड़ने से अपने आप को बचा के रखा है आरजेडी ने। अब मुजफ्फरपुर की बात कर लिए, वहां पर शहरी सीट कांग्रेस को दे दिया, भागलपुर में शहरी सीट कांग्रेस को, दरभंगा में शहरी सीट मुकेश सहनी को। तो वहां जो मुकेश सहनी की पार्टी से दरभंगा शहर में जो सहनी समाज के उम्मीदवार चुनाव में उतरे, उसका फायदा हो सकता है कि
वहां पर महागठबंधन को हो, क्योंकि वहां पर जो सहनी समाज के लोग हों आमतौर पे एनडीए को वोट करते थे, और संजय सरावगी वहां से लगातार 6 बार से वहां से विधायक जीतते आए। लेकिन इस बार जो दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी ने जो बदलाव किए हैं उसका हमको लगता है कि फर्क पड़ा है। प्लस अलीनगर और दरभंगा एक ही जिले के क्षेत्र है, तो सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं। प्लस दरभंगा में जो आर के मिश्रा है जो आईपीएस रह चुके हैं रिटायर्ड, जो ब्राह्मण कैंडिडेट जनसुराज ने दिया, आशीष इस पूरे चुनाव में खासतौर पे फर्स्ट फेज पे और सेकंड फेज में भी हम देखेंगे, क्योंकि सेकंड फेज में जो सीमांचल की सीटें हैं वहां देखना होगा कि कौन सा फैक्टर वहां काम कर रहा है। प्रशांत किशोर का फैक्टर काम कहां कर रहा है, तो प्रशांत किशोर का फैक्टर इस जगह काम कर रहा है जहां इस तरह के सीटों पर, जहां दरभंगा में जो है वो बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट ना देकर गैर ब्राह्मण को दिया, यानी कि ब्राह्मण बहुल सीट है तो बनिया समाज को दिया। आरजेडी ने वहां पर जो है वो निषाद समाज से लोगों को, सहनी समाज से लोगों को उम्मीदवार बनाया, तो जो एनडीए के वोटर थे वो महागठबंधन के साथ जुड़े। और जनसुराज ने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट दिया, जो जिस ब्राह्मण के पास एक ऑप्शन आया कि वो बीजेपी से बाहर कहीं जा सकते हैं। और जिस तरीके से आर के मिश्रा वहां धरना पर भी बैठे, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है दरभंगा की सीट पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरभंगा और अलीनगर, खासतौर पे दरभंगा में इन दोनों सीटों पर बहुत बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं और बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है दरभंगा में। आप सोचिए संजय सरावगी लगातार 6 बार से जीत रहे हैं, अभी मंत्री हैं वर्तमान में, अगर उनकी सीट फंसी हुई है तो आप समझ सकते हैं। जाले वहां पर जीवेश मिश्रा जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं उनकी सीट फंसी हुई है। तो इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं, वहां पर पिछली बार सिर्फ एक सीटें आई थी, दरभंगा ग्रामीण ललित यादव वहां से जीत के आए थे, मतलब महागठबंधन में अगर देख ले। लेकिन इस बार महागठबंधन के आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। दरभंगा, खासतौर पर दरभंगा अगर हम जिले की बात करें, वहां के विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर महागठबंधन को ऐसा लगता है कि वहां फायदा होगा। कितने सीटों का फायदा होगा अभी हम कहने की स्थिति में, लेकिन फायदा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अलीनगर में भी अभी बहुत कुछ फंसा हुआ है। स्टारडम कितना काम कर रहा है वो 14 तारीख को पता चलेगा। मतलब वहां दरभंगा में पूरी ताकत, दरभंगा में किसी सीट पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत जोगी तो वो अलीनगर की सीट है, जिसको बीजेपी ने अपने नाक का सवाल बनाया हुआ है। यानी भाऊ राघोपुर में के मतदाता कंटिन्यूटी चाह रहे हैं, महुआ में बड़ा भाई चाह रहे हैं, अलीनगर दरभंगा दोनों में जो है मतदाता खिन्न नजर आ रहे हैं। खिन्न किससे होते हैं? खिन्न तो हमेशा एक ही पक्ष से होते हैं, तो खिन्न नजर आ रहे हैं। अब दर्शकों के लिए हमने इसलिए कहा कि कौन हार रहा जीत रहा हम नहीं बता सकते, लेकिन जो रुझान, जो पैटर्न है मतदान का वही। तो ये तो एक बड़ा सेटबैक सा लग रहा है किसी एक पक्ष के लिए, कि मतलब लोगों में लग रहा है परिवर्तन का कुछ मूड लग रहा है। देखिए, परिवर्तन का मूड तो बहुत, एंटी इनकम्बेंसी भी है 20 साल की। मैं एक महिला, जैसे 10,000 रुपए देने की बात हो रही थी, तो एक रैली में देखिए एक महिला की रिएक्शन थी। उन्होंने कहा कि अब बुढ़ाऊ हो गए, अब घर बैठना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए सामने। 10,000 रुपए देके क्या करेंगे, नौकरियां नहीं है घर में, हम तो 15,000 रुपए ले ले हमसे, लेकिन हमको नौकरी दे दे। ये जो रिएक्शन है, ये कहीं ना कहीं वो मनी ट्रांसफर से बहुत फायदा होता है, इसको भी कहीं छेद करता है क्या, इसको भी ये करता है। ये बिहार के चुनाव के नतीजे कई पैरामीटर्स बदलेंगे इस देश के राजनीति के। कई जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, वो जो परंपरागत एक इंडिकेशंस थे, मुझे लगता है उसको भी इस बार काफ़ी बदलते हुए दिखाई देगा। क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत कुछ है, अंदरूनी लड़ाइयाँ अलग है, बाहर की लड़ाई अलग है, जातियों की लड़ाई अलग है, फिर आपसी जो स्लीपर सेल्स है एक-दूसरे के पार्टी में, वो उसको निपटारा अलग है। और बार-बार ऐसा लगता है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर क्या नया कोई फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है क्या? बिहार में। तो अभी तो फिंगर्स क्रॉस है, लेकिन एक बात तो है कि बदलाव चाहता, ये हर जगह से एक ही बात आ रही है, बदलाव चाहते हैं। बदलाव किसको चाहते हैं? नीतीश की जगह बीजेपी को चाहते हैं कि नीतीश की जगह आरजेडी चाहते हैं? ये बदलाव अभी 14 तारीख को ही समझेगा। लेकिन एक और भी हो सकता है कि बीजेपी की जगह आरजेडी को चाहते हैं। वही मैंने कहा ना भाई, उनको बदलाव चाहिए। बदलाव किसका चाहिए? क्या नीतीश कुमार से छुटकारा चाहिए? क्या बीजेपी से छुटकारा चाहिए? क्योंकि बदलाव में आरजेडी और कांग्रेस का तो कोई लेना देना ही नहीं।
ये तो बाहरी है। यदि बदलाव ही होना है तो इनको होना है। तो एंटी इनकम्बेंसी की किसकी बात, किसका मतलब कई चीजें हैं। लेकिन फिर ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं, सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा, हारे हुए को सर्टिफिकेट दिया। अभी आप इनने बोला कि भाई वो जो लड़की है सिंगर वो हार, मतलब वो इतनी उसको आरजेडी ने दांव खेल दिया। अब वो हारने के बाद भी चुनाव आयोग ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या कर लोगे मनीष बाबू आप? क्या कर लेगी आरजेडी? कोर्ट चली जाएगी, 5-7 साल तक केस चलता रहेगा, तब तक मोहतरमा विधायक बन के निकल जाएगी। क्योंकि गुंडाई पे और नंगाई पे जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं उतरी है, उसका कोई उच्चांक रहा ही नहीं अभी। हमको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता, लेकिन अगले चुनाव में उससे भी ज्यादा करके दिखाते हो। तो आखिर में वो भी देखना है क्या है सेकंड फेज का है। सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुसलमान का खेल इसी सेकंड फेज की मुझे लगता है कि यहाँ से अब शुरुआत होगी। कल से आज का मतदान शुरू हो जाएगा। देखना कल सुबह से पाकिस्तान चर्चा में आना शुरू हो जाएगा, बांग्लादेश चर्चा में आना शुरू हो जाएगा, ये सारी देश चीजें में हो भी जाएंगी। ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे, देश के भीतर भी। भीतर मनीष, भी 3 सीटें, रघुनाथपुर, सिवान सदर और छपरा। रघुनाथपुर शहाबुद्दीन के पुत्र, सिवान सदर मंगल पांडे। आपने बहुत पहले कहा था कि मंगल पांडे पहली बार चुनाव में ढकेल दिया, कौन साजिश कर रहा है भाजपा में, वो भी फंसे हैं वहां पर, तो मेरी बात भी हुई। और उसके बाद छपरा खेसारी, ये भी बहुत हार्ड सीट है भाई। खेसारी की लोकप्रियता तो बिहार में वो सब टीआरपी का मीटर फाड़ देते हैं। मनीष, आशीष, आखिरी के 3 सीटों में अगर हम सबसे पहले बात करें ओसामा के सीट का, शहाबुद्दीन के बेटे का, क्योंकि एक तरह से कहे तो इनकी राजनीति पूरी तौर पे शहाबुद्दीन के जाने के बाद खत्म हो गई थी। हिना साहब चुनाव पहले भी हारती थी और उसके बाद हार रही थी। आरजेडी लालू परिवार से इनका अलगाव भी हुआ, दूर भी हुए। लेकिन इस चुनाव में कम से कम ये हुआ है कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को ओसामा बढ़ा रहे हैं, ऐसा इसके संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में ये जानकारी मिल रही थी कि ओसामा की सीट फंसी हुई होगी या वहां पर टफ फाइट है। टफ फाइट अभी भी है वहां, हम ये नहीं कह सकते कि कोई जीत रहा है या कोई हार रहा है, लेकिन टफ फाइट वहां पर MY समीकरण के अलावा भी एक तो MY समीकरण वहां काम किया, मतलब रघुनाथपुर में हम कह सकते हैं वहां MY समीकरण जो है वहां जिससे शहाबुद्दीन जीतते रहे वो काम कर गया। प्लस जो शहाबुद्दीन को राजपूत जाति से भी अच्छा खासा वोट मिलता था। तो यहां पर MY के अलावा MY में मतलब उसमें जुड़ाव हुआ है राजपूत जाति के वोटर का। तो क्या ये इतना ज्यादा जुड़ाव हुआ है कि वो मतलब शहाबुद्दीन के बेटे को विधानसभा भेजने में कामयाब होंगे? तो ये बहुत दिलचस्प है। इसलिए वहां की लड़ाई पहले भी मानी जा रही थी और हॉट सीट थी। और आशीष, एक देखिए कि वो जो शहाबुद्दीन का, कई लोग शहाबुद्दीन के कई चीजों की आलोचना भी करते हैं, मान लो अनंत सिंह के भी कई चीजों की आलोचना करते हैं, शहाबुद्दीन का भी निश्चित तौर पर मतलब दोनों के ऊपर आपराधिक केस है, कई गंभीर आपराधिक केस थे। लेकिन शहाबुद्दीन को लेकर जो लोकल, जैसे अनंत सिंह को लेकर जो लोकल सिंपैथी होता है, वो अनंत सिंह को बार बार जो है विधानसभा पहुंचाता रहा। शहाबुद्दीन को लेकर भी वो लोकल सिंपैथी हमेशा काम करता रहा। डॉक्टर का हमेशा मौजूद होना अस्पतालों में, ये एक शहाबुद्दीन का फैक्टर था कि उस इलाके में डॉक्टर हमेशा अस्पतालों में रहते थे, चाहे डर के रहे चाहे जिस भी वजह से रहे। तो ये सब चीजें शहाबुद्दीन को पहुंचाती थी लोकसभा तक। विधानसभा कम से कम मुझे लगता है कि पहुंचाने की राह और थोड़ी सी आसान हो सकती है ओसामा की, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं। और जो एक इनकी राजनीति दूरी थी, शहाबुद्दीन के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, हिना साहब चुनाव हार रही थी, तो ओसामा के लिए हो सकता है कि कोई रास्ता, विधानसभा का रास्ता खुल जाए, इसके पूरे संकेत दिख रहे हैं वहां, कम से कम रघुनाथपुर में टकराव के बाद। रही बात मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे आशीष शुरू में निश्चित तौर पे पूरी तौर पे फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी शहरी सीट है जहां पर कि जिस सीट को बीजेपी गंवा सकती है। और जैसे कोई किसी भी शहर का जो शहर की सीट होती है वो बीजेपी के लिए बहुत आसान होती है, वहां किसी को भी बीजेपी उम्मीदवार बना दे। वो हुआ है कि यहाँ पर बीजेपी को इन सब चीजों का नुकसान शुरुआत में लगा कि बीजेपी को उठाना पड़ेगा, लेकिन मंगल पांडे ने इसको बहुत ज्यादा, मंगल पांडे का ही या बीजेपी ने अपने तौर पे इसको बहुत ज्यादा
मैनेज किया, वो इतना मैनेज हो पाया कि मंगल पांडे चुनाव जीत जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन मंगल पांडे पहले स्थिति लग रही थी, उस स्थिति में बहुत ज्यादा मंगल पांडे की भरपाई हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। सम्राट चौधरी ने जिनको नचनिया कहा था, उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रिया आई। तो एक मतलब कलाकारों की दुनिया और उनका विधानसभा पहुंचना ना पहुंचना, आप बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े स्टार हैं तो आपको जनता ऐसे ही विधानसभा भेज देगी, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, कोई भी हो। तो खेसारी लाल के लिए भी, और खेसारी लाल बिल्कुल शहरी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये भी देखना होगा कि खेसारी लाल जो है किसी ग्रामीण सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो ऐसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां जो बीजेपी का एक तरीके गढ़ है। तो उस सीट पर खेसारी लाल की लड़ाई बहुत टफ है, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपने उम्मीदवार को भी बदल दिया। तो उसका जो एक नाराजगी विधायक को लेकर जो नाराजगी थी, जो स्थानीय विधायक को लेकर हमने कई जगहों पर देखा जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को बदला, क्योंकि स्थानीय विधायक पर नाराजगी थी। तो वो कैंडिडेट का बदलना प्लस खेसारी लाल का आना, उनका स्टारडम कितना वोटरों को प्रभावित कर पाया है वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन शहरी सीट निकालना आसान नहीं होता है, आरजेडी के कैंडिडेट के लिए भी आसान नहीं होता है। और चाहे वो आप कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन जनता के दिल में आपको अपनी जगह बनाना बहुत आसान नहीं हो, मैथिली ठाकुर हो या खेसारी लाल हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि खेसारी लाल विधानसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल स्थिति में कम से कम वहां दिख रहा है। अच्छा, एकमा और माझी, अगर 2 सीट का अपडेट हो तो एक एक लाइन में बता दीजिए। एकमा और माझी, ये भी इम्पोर्टेंट। माझी की सीट अभी भी मुझे लगती है कि वो वामपंथियों का एक क्षेत्र अभी भी है, और उसको बचाने में वामपंथी बहुत हद तक कामयाब हो गए, ऐसे संकेत मिले। और एकमा में जो पिछली बार था उससे कुछ उलट हो सकता है आशीष, इसके संकेत है। धूमल सिंह वहां पर बाहुबली रहे हैं, दबंग है, पिछला चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट है वो चूंकि वर्तमान में वो विधायक है, तो कुछ विधायक को, स्थानीय विधायक को लेकर चाहे कोई भी पार्टी हो, वो नाराजगी होती है। और जो इस तरह के बाहुबली होते हैं आशीष, उनको आप एक बार हरा सकते हैं, बार बार हराना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ एक टफ लड़ाई एकमा में जरूर है। धूमल सिंह हो सकता है कि इस बार फिर जेडीयू के उम्मीदवार है वो विधानसभा पहुंच जाएंगे, तो कोई बड़ी बात मुझे नहीं नजर आती है अभी फिलहाल। बाबू, अब 121 सीटों पर तो नहीं हो पाया, लेकिन जितनी सीटें हम हॉट सीट उसमें 121 में थी चिन्हित की। 121 सीट में मुझे जो पैटर्न समझ में आ रहा है वो कमोबेश उसी तरह का है जो 2020 के चुनाव में था। मान के चलिए 10 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पिछली बार 6 पे महागठबंधन थी, 4 पर एनडीए था। तो इस बार उसका उलट अगर यहां हुआ है तो दूसरे क्षेत्र में उसकी भरपाई हुई है। अब मान के चलिए कि आप दरभंगा जिले में आपको पिछली बार 1 सीट था, लेकिन इस बार वो बढ़ रहा है, तो किसी जिले में आपकी सीट कम हो रही है। तो वो कुल मिला के अगर मैं देखता हूं तो वो चुनाव अभी फिलहाल उसी जो 2020 के पैटर्न है या उसके आसपास के आंकड़ों पर जाके टिकी हुई है। तो जो दूसरे फेज का चुनाव है, जो बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि दूसरे फेज के चुनाव में क्या, आपको याद होगा कि पिछली बार दूसरे फेज के ही चुनाव में बदलाव हुआ था, नहीं तो चुनाव तो एनडीए हार ही चुकी थी। और कई बार तो मतलब काउंटिंग में तो कई सीटों पर इस तरह के हेरफेर हुए जिसकी क्या बात की जाए। 5-7 सीट ऐसे थे जो जहां कम वोट से हरा दिया गया महागठबंधन के उम्मीदवारों को। इस बार क्या होता है वो देखना होगा। 121 सीटें जो पहला फेज है, पिछली बार इस पहले फेज में महागठबंधन को अच्छी खासी भाव बढ़त मिली थी। सेकंड फेज था जहां पर एनडीए ने, भाजपा ने फिर से रिकवरी की। आशीष, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो अभी भी काम कर रहा है। नीतीश कुमार का फैक्टर, बीजेपी का फैक्टर, नीतीश कुमार का फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। और जो उनके गृह जिले से रिपोर्ट है, इस बार पिछली बार भी वहां पर एक तरह से कहे तो वहां पर सुपड़ा साफ था महागठबंधन का। इस बार भी अपने गृह जिले में नीतीश कुमार, जब 2014 में वो सांसद वहां से जिता के ला सकते हैं, तो अपने गृह जिले में अभी भी नीतीश कुमार नाम ही काफी है। कम से कम गृह जिले के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि नालंदा जिला में एक आरजेडी के शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है,
उनकी सीट पर कुछ वहां पर संभावनाएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीट भी आरजेडी, जैसे पिछली बार हालांकि उनको कम आंकड़ों से, आपको याद होगा कि शक्ति यादव की सीट को शक्ति यादव चुनाव जीता हुआ उसको हरा दिया गया कम वोटों से। तो इस बार शक्ति यादव फिर से विधानसभा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो मामला अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि नालंदा वो उनकी जो सीट है वो नालंदा नीतीश कुमार की गिरिडीह जिले की सीट है। नीतीश तो कुमार को लेके कई मनीष चर्चाएं भी। मनीष की बात सुन के तो इतना तो करीब करीब ऐसा तो अभी एक तरफ से तो रुझान इतना तो समझ में आ गया है कि बीजेपी जिसको पहले फेज में बहुत अच्छा करने की जरूरत थी, ताकि सेकंड फेज में तो उन्होंने पिछली बार बदलाव किया ही था, यदि फर्स्ट फेज में भी वो बदलाव करते तो स्वीप कर लेते। जो स्वीप की बात कर रहे हैं वो, यदि पहले फेज में कांटे की टक्कर है और कमोबेश पिछला ही रिकॉर्ड है, तो फिर अब सारा बैटलफील्ड जो है, ये युद्ध भूमि अब सेकंड फेज में शिफ्ट हो गई है। अब महागठबंधन को सेकंड फेज में जितनी रिकवरी, जितना बीजेपी से या एनडीए से महागठबंधन सेकंड फेज में छीन पाएगा, उसी में सरकार बनेगी, क्योंकि पहले फेज में स्थिति कामोबेश यथावत दिखाई देती है। सही हूँ मनीष, सही आकलन? हाँ सही कहा। जैसे इस फेज में जनसुराज एक फैक्टर, थोड़ा सा ही फैक्टर बन के आया है कई चीजों को बदलने में। अगर सेकेंड फेज में ओवैसी अगर उस फैक्टर को, मतलब अगर इस फेज में उससे एनडीए को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो अगर सेकेंड फेज में ओवैसी सीमांचल में कितना नुकसान कर पाते हैं, ये भी आशीष से एक फैक्टर मुझे लगता है कि सेकेंड फेज में जरूर बनेगा सीमांचल के इलाकों में कम से कम। मतलब कुल मिला जुला करके एक लाइन में है कि अब सेकंड फेज ही सरकार बनाएगा। फर्स्ट फेज में महागठबंधन अब उस पोजीशन में है कि अगर सेकंड फेज में कुछ रिकवरी कर ले, पिछले बार से थोड़ा बहुत बदलाव कर ले, तो सपने टूट सकते हैं, लेकिन सपनों के पीछे ज्ञानेश कुमार नाम का भी कोई एक व्यक्ति खड़ा है। हाँ, पहले ओवर में 2 विकेट यदि ले ले तो मैच कब्जे में है, लेकिन अंपायर का क्या करे? अंपायर जो बैठे हैं 2020 के काउंटिंग को याद करना होगा कि क्या हाँ, हुआ। बस 2000, मैंने वही तो कहा, मैंने तो मानिश इसके भी आगे जाके कहा, पिछले चुनाव में 2020 में तो इतनी ढिठाई हो गई थी कि जीते हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया था और जीते हुए को हरा दिया था। अब इस बार उससे ज्यादा ढिठाई होगी कि हारे होने के बाद भी, बड़े मार्जिन से हारने के बाद भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लड़िए, कोर्ट में जाइए 5 साल तक, तब तक तो सरकार बन के निकल जाएगी। चलिए, अब ढिठाई किस लेवल पे जाती है ये भी देखते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 गुटों की बात की, गठबंधन की बात की, एनडीए गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। जो बाकी है ओएसी का फैक्टर भी देखा हमने, पीके भी देखा, लेकिन इन सब का ऊपर जो जादूगर है, जो आके यूं ऐसा करके चेंज कर देता है, खरगोश का फूल और फूल का खरगोश बना देता है, वो आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी क्या करेंगे इसके बारे में तो भगवान भी नहीं जान सकते। तो हम उन्हीं पे छोड़ते हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम और डिटेल में इन डेप्थ और बहुत सारी सीटों पर, क्योंकि अभी मतदान खत्म हुआ है, तो इतने समय में मनीष ने भी लगातार जो जुटाया डिटेल वो हम लेके आए, और डिटेल लेकर के आएंगे। और अभी तो 11 तारीख तक ये रणभूमि सजी हुई है, अब दूसरे दौर पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे आगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।